अगले कुछ दिन जैंगी शूटिंग प्रैक्टिस करते हुए बिताता है, तभी उसे कॉल आता है। वो आंसर करने वाला होता है, तभी वो रियलाइज करता है कि ये कोई वॉइस कॉल नहीं है बल्कि एक रेगुलर फोन कॉल है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स अपोकलिप्स से नहीं चल रहे हैं और जिन्हें वो जानता है वो सभी मर चुके हैं। तो वो इस अननोन नंबर के बारे में काफी क्यूरियस हो जाता है। जैंगी सोचता है अब तो मैं भगवान से भी नहीं डरता हूँ और कॉल कट करके नंबर ही ब्लॉक कर देता है। लेकिन फिर थोड़ी ही देर में उसे फिर से उसी नंबर से कॉल आता है। जैंगी सोचने लगता है पर मैंने तो इसे अभी ब्लॉक कर दिया था, तो फिर ये कैसे कॉल कर सकता है? शायद मैंने ठीक से ब्लॉक नहीं किया था। जैंगी फिर से उसे ब्लॉक कर देता है, लेकिन फिर उसे कॉल आता है। जैंगी बहुत घबरा जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये कोई काला जादू है? तभी वो कॉल उठाता है। दूसरी तरफ से एक आदमी कहता है, जैंगी तुम मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जैंगी बहुत घबराया हुआ था, लेकिन फिर वो खुद को शांत करता है कि ये जो कॉल कर रहा है ये कोई मामूली इंसान नहीं लग रहा है। कॉलर जैंगी के पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में बताने लगता है, उसका बर्थ डेट, उसके फैमिली मेंबर, उसके करंट लोकेशन और प्रीवियस वर्क प्लेस के बारे में भी। ये सब सुनकर जैंगी बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, आखिर तुम कौन हो? तुम मेरे बारे में ये सब कैसे जानते हो? दूसरे एंड से वो मोटा आदमी हंसते हुए कहता है, टेंशन मत लो, तुम्हारे पास जो सप्लाईज है वो मुझे दे दो और मैं तुम्हारे इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करूंगा। जैंगी हंसने लगता है और कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें लगता है तुम मुझे ब्लैकमेल कर सकते हो? तुम्हें अगर ये इन्फॉर्मेशन लीक करना है तो कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो मोटा आदमी कहता है, क्या होगा अगर सबको पता चल जाए कि तुम्हारे पास वही सप्लाईज हैं जो साउथ सिटी वेयर हाउस से चोरी हुए थे? जैंगी बहुत गुस्सा हो जाता है और अनजान बनकर कहता है, तुम्हें लगता है मेरे पास वो सब है? और अगर ये सच भी है तो तुम पर भरोसा कौन करेगा? मैं वहाँ सुपरवाइजर था तो मैं ये कैसे कर पाता? फिर वो मोटा आदमी कहता है, मेरे साथ खेल मत खेलो, मैं लू फुंगा हूँ इंटेलिजेंट क्लाउड ग्रुप से। ये सुनकर जैंगी समझ जाता है कि लू फुंगा डोमेस्टिक इंफॉर्मेशन का टॉप गैंगस्टर हो सकता है। जैंगी ये भी समझ जाता है कि ऐसा आदमी उसका फोन तुरंत हैक कर सकता है। फिर जैंगी सोचता है, अगर ये मेरे फोन को हैक कर सकता है तो फिर घर पर जो सर्वर्स हैं उनका क्या ये उन्हें भी हैक कर चुका है? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लू फुंगा ऐसी सिचुएशन में है जहां वो सिर्फ बेसिक ऑपरेशन ही कर सकता है, जैसे फोन को हैक करना। अगर उसने मेरे कंप्यूटर्स को हैक कर लिया होता तो इसे मुझे फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तभी लू फुंगा कहता है, तो जैसा कि तुम दो लड़कियों को सपोर्ट कर रहे हो तो तुम मुझे भी कर सकते हो। तो अगर तुम मुझे जरूरत का खाना दे सकते हो तो मैं तुम्हारे सीक्रेट को बचा कर रख सकता हूँ और दूसरे हैकर से भी तुम्हें साइबर सिक्योरिटी भी दिला सकता हूँ। फिर जैंगी हंसते हुए कहता है, मिस्टर लू, मैं भले ही एक सुपरवाइजर का काम करता था लेकिन मेरे पास उतने अथॉरिटी नहीं थे। लू फुंगा कहता है, मेरे सामने तेज मत बनो, मैं काफी समय से तुम्हें देख रहा हूँ और समझ चुका हूँ कि तुम ही ने वो चोरी किए होंगे। मैं तुम्हारे फोन से सारे इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। फिर जैंगी सोचता है, मुझे इस आदमी का कुछ करना होगा। जैंगी सच छुपा नहीं सकता तो वो कहता है, हाँ मेरे पास सप्लाईज हैं, लेकिन उतना नहीं जितना तुम सोच रहे हो। मेरे पास ज्यादा बड़ी जगह नहीं है, मैंने एक्सेस सप्लाईज बेच दिए थे। लू फुंगा कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो चाहिए वो चाहिए। अगर तुम मुझे वो नहीं दे सकते हो तो मैं ये इन्फॉर्मेशन लीक कर दूंगा और सुपर पावर वाले लोग तुम्हें टारगेट कर लेंगे, जिसका नतीजा तो तुम समझ ही सकते हो। जैंगी नर्वस हो जाता है कि ये ऐसे नहीं मानने वाला है और लू फुंगा से डील करने का डिसाइड कर लेता है। जैंगी कहता है, मैं तुम्हें कुछ सप्लाईज दे सकता हूँ लेकिन तुम्हें मेरा सीक्रेट रखना होगा। लू फुंगा कहता है, चिंता मत करो, अभी सिर्फ मैं और तुम ही इसके बारे में जानते हैं। मुझे खाना, दारू, सॉक्स और अंडरवेयर चाहिए। उन्हें विला नंबर 302 में भेज दो और स्मार्ट बनने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, वरना मैं सारे इन्फॉर्मेशन लीक कर दूंगा और फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। कॉल कटने के बाद जैंगी डिसाइड कर चुका था कि लू फुंगा को मरना होगा। वो लिविंग रूम में जाता है जहां जो बैठी हुई थी। जैंगी पानी पीता है और कहता है, जो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और बताता है कि हमारा लोकेशन डिस्कवर हो चुका है। वो जो को लू फुंगा के बारे में थोड़ा बहुत बता देता है कि उसे ये भी पता है कि मेरे पास सप्लाईज हैं और मुझे अब ब्लैकमेल कर रहा है। जू बहुत घबरा जाती है। वो थोड़ा सोचती है और कहती है, ऐसे लोग भले ही खतरनाक नहीं होते लेकिन इनके मोरल वैल्यूज गिरे हुए होते हैं और ये बहुत स्मार्ट होते हैं। जैंगी बहुत कंफ्यूज था कि वो क्या करे। वो इस आदमी को मारना चाह रहा था लेकिन उसे ये भी लग रहा था कि इस आदमी के पास कोई बैकअप प्लान होगा, इसीलिए वो और घबरा रहा है। लेकिन बार बार ब्लैकमेल होने का सोचकर उसे और गुस्सा आ रहा है। तभी जो कहती है, अगर ये इन्फॉर्मेशन लीक होती है तो तुम्हारा खतरा बढ़ जाएगा, जिससे सब कुछ और खराब हो जाएगा।
वो कुछ याद करती है कि करप्ट ऑफिसर्स ऐसे आदमियों को मरवा देते थे और एविडेंस अगले दिन रिलीज हो जाता था। जैंगी को भी ऐसे केसेस याद आते हैं कि ऐसे लोग दूसरा प्लान भी लेकर चलते हैं जो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो, इसीलिए उनके दुश्मन ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। जो कहती है अगर हम अभी इसके बारे में कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो अभी नहीं सोचते हैं, मैं तुम्हें रिलैक्स करने में हेल्प करती हूँ। पर जैंगी मूड में नहीं था, वो तब तक कुछ और नहीं सोच पाएगा जब तक वो ये मुसीबत खत्म नहीं करता। वो जानता था जितना लंबा ये होगा उतना डिसएडवांटेज में जैंगी हो जाएगा। तभी वहाँ यांगमी आ जाती है। जैंगी सोचता है ये अच्छा मौका है, सभी मिलकर बात करते हैं और कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं। पूरी कहानी सुनने के बाद यांगमी कहती है ये सच में अच्छा नहीं है। रूमर्स फैलाना आसान होता है लेकिन उन्हें झूठ साबित करना और मुश्किल होता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसा होता रहता है। जैंगी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है तुमने रूमर्स कहा है ना? यांगमी बहुत कंफ्यूज हो जाती है। हाँ, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन फैलाना सही बात नहीं होती है जो सेलिब्रिटीज के साथ होते रहता है। वहीं जो कहती है जो भी हो, लेकिन लोग उन बातों पर भरोसा कर ही लेते हैं। जैंगी बहुत सोच में डूबा हुआ था और कहता है भले ही उसके पास मेरे सारे इन्फॉर्मेशन हैं लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं होगा, लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन बाहर लीक हो गया तो मुझे बहुत परेशानी होगी। मैं उसे ऐसा करने से रोक नहीं सकता हूँ, लेकिन क्यों ना हम इसे और खराब कर दें और इसे र्यूमर की तरह ही ट्रीट करें। ये सुनकर जो और जैंगमी दोनों ही क्यूरियस हो जाते हैं और एक साथ पूछते हैं तुम क्या करने वाले हो? जैंगी स्माइल करता है और तैयारी करने के लिए कंट्रोल रूम चला जाता है। वो लू फुंगा को कॉल करता है जो पूछता है क्या सामान तैयार है? जैंगी कहता है इतनी जल्दी क्या है? क्या तुम्हें लगता है मेरे पास बहुत सारा सप्लाई है? अगर तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता तो मैं तुम्हें मार ही देता। ये सुनकर लू फुंगा हंसने लगता है तुम मुझे मारने की तो सोचना भी मत। अगर मैं मरा तो तुम्हारे सारे इन्फॉर्मेशन हेवनली सीसिटी के सभी लोगों के पास चला जाएगा, तो जरा संभल कर रहना। जैंगी का दिमाग काम करने लगता है और उसे एक आइडिया आता है। जैंगी उसे वेट करने कहता है कि मैं सामान लेकर आ रहा हूँ, वेट करो। जैंगी कॉल कट कर देता है और स्माइल करते हुए कंप्यूटर को देखता है। फिर वो कुछ पोस्ट करता है हेवनली सीसिटी लोगों के लिए। वॉलमार्ट वेयरहाउस चोरी का सीक्रेट। क्या वॉलमार्ट ने अपने आप से ही चोरी कर ली? क्या उन्होंने स्टॉक वापस कर लिए? उनके लाखों के सप्लाईज कहाँ गए? विटनेस के हिसाब से उस रात आर्म्ड फोर्सेस आए थे और पुलिस चुपचाप थी। जैंगी सोचता है रूमर्स को छुपाने का एक ही रास्ता है, उसे और भी झूठ के साथ ढक दो और ऐसे में सच क्या है और झूठ क्या है लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और ऐसे में अगर लू फुंगा सच बता भी देता है तो उस पर कोई भरोसा ही नहीं करेगा। अब तक जैंगी ने सारे पोस्ट कर दिए थे, अब ये कामयाब होगा या नहीं लक पर डिपेंड करता है, लेकिन लू फुंगा को मरना ही होगा। जैंगी फुंगा के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए सप्लाईज उसके गेट के सामने पहुंचा देता है और पास में ही एक पाइन ट्री के पीछे छुप जाता है और स्नाइपर निकालकर एम लगाए हुए था और उसे शूट करने का प्लान करता है। सब कुछ सेट करने के बाद लू फुंगा को वो मैसेज करके बताता है और फिर नजर रखे हुए था और उसका वेट कर रहा था, लेकिन टाइम पार होने लगा और वहाँ कोई आया ही नहीं। जैंगी समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या उसे मैसेज नहीं मिला? जैंगी फोन निकालता है पर रुक जाता है कि फिर उसे पता चल जाएगा कि मुझे कैसे पता उसने सप्लाईज अब तक नहीं लिया है, जिससे लू फुंगा को और शक हो जाएगा कि मैं पास ही उसे देख रहा हूँ। जैंगी सांस लेता है और डिसाइड करता है कि वो और वेट करेगा। उसे सप्लाईज चाहिए तो वो बाहर जरूर आएगा। जैंगी नजर जमाए हुए था और शिकार का वेट कर रहा था। 15 मिनट बाद विला 302 का गेट धीरे धीरे खुलने लगता है और एक शॉटगन का बैरल दिखता है और फिर लू फुंगा बाहर आता है कि बाहर कोई खतरा नहीं है। फुंगा बहुत खुश था कि उसे सप्लाईज मिल गए और उसका प्लान फेल नहीं हुआ। फुंगा बैग लेने जाता है तभी एक गन फायर होता है और फुंगा को हेडशॉट मिल चुका था। फुंगा दरवाजे से टकराते हुए जमीन पर गिर जाता है। जैंगी देखता है कि उसका एम सही था और वो तुरंत विला 302 जाता है। वहां पहुंचकर वो फुंगा को और भी गोली मारता है कि साले तूने क्या सोचा था, तू मुझे ब्लैकमेल करेगा और बच जाएगा। जिसके बाद जैंगी फुंगा के कंप्यूटर्स को ढूंढता है और उसे डिस्ट्रॉय करने का सोचता है, पर फिर रुक जाता है कि इसके कंप्यूटर में कीमती इंफॉर्मेशन होगा। जैंगी को आइडिया आता है और वो कंप्यूटर को अपने डायमेंशन में रख लेता है, ये सोचकर कि शायद ऐसे में कोई इंफॉर्मेशन बाहर ना आए। अब जैंगी यही बेस्ट कर सकता था कि मैंने उसे मार दिया,
अब अगर उसके फैमिली मेंबर आएंगे तो मैं उन्हें भी मार दूंगा। आखिर अब ये सब खत्म हुआ। अब मैं घर जाऊंगा और आराम से अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करूंगा और ऑनलाइन फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। अब इन्फॉर्मेशन भले ही लीक हो जाए, जैंगी दूसरों को फ्रेम करने के लिए तैयार था। उसका गोल था कि वो बस अपने नाम से सबको दूर रखेगा। जैंगी कंट्रोल रूम से बाहर आता है। जो उससे पूछती है वो किस काम में बिजी था। मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। जैंगी वो खाने चला जाता है। दोनों लड़कियां उसके अगल बगल बैठ जाती है कि तुम बहुत थक गए होगे, लो मैं बैक मसाज देती हूँ। जैंगी बहुत खुश था कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, काश ये हमेशा ऐसे ही चलता रहे। फिर जैंगी पूछता है क्या तुम दोनों को फोन में कोई मैसेज मिला। जो बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि मुझे बहुत से मैसेजेस मिले हैं पर उनका क्या मतलब बनता है। यांगमी को भी मैसेजेस मिले थे और उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब बहुत मिसलीडिंग है। जैंगी सूप पीते हुए बताता है ये मिसलीड करने के लिए ही मैंने इन्हें रिलीज किया है, हेवनली सीसीटी के लोगों के लिए, क्योंकि मैं लू फुंगा को रियल इन्फॉर्मेशन लीक करने से नहीं रोक सकता था, तो मैंने सच को ही बहुत सारे झूठ से छुपा दिया। जो पूछती है पर क्या इससे तुम पर शक और नहीं बढ़ जाएगा। जैंगी शांत था और कहता है अटेंशन को मैं नहीं रोक सकता हूँ, अगर ये मैं नहीं करता तो लू फुंगा ने कर दिया होता, तो ऐसे करके मैं सभी को बेवकूफ बना सकता हूँ। लोगों के पास सच जानने का टाइम नहीं होता है, उन्हें बस अपनी पसंद की बात पर भरोसा करना होता है। यांगमी बहुत इम्प्रेस हो जाती है और कहती है तुम तो बहुत स्मार्ट हो, और सोचने लगती है मेरा डिसीजन सही था। जैंगी स्मार्ट भी है और समझदार भी है। तभी जो अपने फोन में देखती है और कहती है पर ये तुम्हारे कंप्यूटर से ही भेजे गए मैसेजेस हैं, तो हो सकता है कोई आईपी एड्रेस ट्रैक कर ले, तब उन्हें पता चल जाएगा कि ये तुमने ही किया है। वो सही थी, जैंगी ने ही मल्टीपल मैसेजेस भेजे थे, लेकिन आईपी एड्रेस यूनिक होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन उसे आराम से ट्रैक कर सकते हैं। जैंगी बिना कोई एक्सप्रेशन दिखाए सूप पी रहा था। जो थोड़ा टेंशन फील करती है और माफी मांगती है कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। वो कहती है अब हेवनली सीसीटी में ज्यादा लोग नहीं बचे होंगे, तो जो बचे हैं वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तुमने जो भी किया वो बहुत सही है। फिर जैंगी कहता है ये स्नो डिजास्टर की वजह से सभी लोग पीछे हो जाएंगे और मेरे ट्रैक्स को कवर करना इम्पॉसिबल है। मैंने सबको पूरी तरह से बेवकूफ नहीं बनाया है, लेकिन ऐसा करके मैंने लोगों पर मुझ पर शक कम कर दिया है, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से डील करना भी मुश्किल होगा जिनके पास साइबर सिक्योरिटी काफी अच्छी हो। लेकिन अब मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, लू फुंगा की वजह से। ऐसा आज नहीं तो कल होना ही था, लेकिन ये घर $1 बिलियन का है और न्यूक्लियर रेजिस्टेंट भी है, और साथ ही मेरे पास एंडलेस सप्लाईज हैं। मेरे लिए मुश्किल तभी होगा जब मेरे पीछे टॉप टायर आर्म्ड फोर्सेस लग जाएं। फिर वो यांगमी से कहता है भले ही मैं इस शेल्टर को लेकर कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में तुम आराम से नहीं रह पाओगी। ये सुनकर यांगमी थोड़ा शर्मा जाती है कि वो ये सब जो के सामने क्यों कह रहा है। जैंगी सोचता है यांगमी क्या सोच रही है। फिर वो उसके सर पर हल्के से मारता है और कहता है तुम वैसे तो यहाँ का ज्यादा काम नहीं करती हो और पता नहीं तुम क्या सोच रही हो, लेकिन मैं ट्रैप सेट करने के बारे में बात कर रहा था। फिर यांगमी कहती है पर हमें ट्रैप्स लगाने नहीं आते हैं। तभी जैंगी कहता है इस घर के डिफेंसेस बहुत कमाल है, लेकिन ये ह्यूमन थ्रेट्स के अगेंस्ट काउंटर अटैक में ज्यादा सक्षम नहीं है। हमारे पास डिफेंस वेपन्स भी ज्यादा नहीं है, इसीलिए मैं ढेर सारे ट्रैप्स नेटवर्क लगाने का सोच रहा हूँ शेल्टर के चारों तरफ। अगर कोई मुझ पर अटैक करने का सोचेगा तो उसके लिए ये 1 वे ट्रैप होगा। ये सुनकर दोनों लड़कियां बहुत इम्प्रेस हो जाती है। जैंगी के साथ मिलने के बाद जो भी काफी ज्यादा सिक्योरिटी कॉन्शियस हो चुकी थी, दोनों लड़कियां मान जाती है कि तुम्हें सेफ रखने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। यांगमी कहती है मुझे ट्रैप्स के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगी। फिर जैंगी ढेर सारे हार्डवेयर अपने डायमेंशन से निकालता है जिसमें बहुत से नेल्स और एनिमल ट्रैप्स थे। फिर वो एक स्टील नेल लेकर उन्हें उसके यूज से समझाने लगता है और उन्हें लेआउट याद रखने कहता है। जो और यांगमी खतरे को समझ रहे थे और काफी अटेंशन दे रहे थे। जैंगी जानता था कि स्नो में नेल्स फैला देने से उसका ट्रैप ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाला है। जैंगी एक वुडन बोर्ड बाहर निकालता है और नेल उसमें लगा देता है और बताता है कि ऐसे में ये और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, लेकिन स्टील नेल्स बहुत स्मूथ भी होते हैं तो इन्हें आसानी से निकाला जा सकता है। फिर वो स्क्रू निकालता है और उन्हें भी लगा देता है कि इन्हें निकालना मुश्किल होगा और ये ज्यादा डैमेज दे पाएंगे, और हमें ऐसे ही 1000 ट्रैप्स बनाने हैं और विला के चारों तरफ फैला देना है। फिर जैंगी एक एनिमल ट्रैप निकालता है और बताता है ये ट्रैप ऐसे मौसम में सबसे बेस्ट है।
अगर कोई इसमें पकड़ा गया तो वो गया। फिर जैंगी उन्हें ट्रैप्स के प्लेसमेंट के बारे में समझाता है कि कैसे वो ट्रैप्स के डैमेज पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। फिर जैंगी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए दोनों लड़कियां ढेर सारे स्पाइक बोर्ड्स बना लेती है। जैंगी विंडो के पास खड़ा था और कुछ सोचता है। वो देखता है कि उसके विला में आने के दो रास्ते हैं। फिर जैंगी को याद आता है कि उसने वेपन स्टोरेज से 2 लैंड माइन्स भी रखे थे, जिसे वो दोनों रास्ते में लगाने का सोचता है। जैंगी सोचता है कि ऐसे लैंड माइन्स टैंक्स और आर्म्ड व्हीकल्स को भी आराम से डिस्ट्रॉय कर देंगे और अगर कोई इंसान इस पर चढ़ता है तो उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। जैंगी ये भी सोचता है कि उसे खुद भी उन लैंड माइन्स से बचना होगा जब वो आना जाना करेगा और वो स्पाइक बोर्ड्स बस एक बार के लिए ही इफेक्टिव हैं। तो मुझे ये इंश्योर करना होगा कि जो भी आए वो जख्मी हो ही जाए। ज़ो और यांगमी ने बहुत सारे स्पाइक बोर्ड्स बना लिए थे। यांगमी के हाथों में चोट भी लग गई थी, लेकिन वो कंप्लेन नहीं करती है। यांगमी जानती थी उसके स्किल्स ज्यादा अच्छे नहीं हैं, पर वो ज़ो के सामने खुद को प्रूव करना चाह रही थी। जैंगी ये अप्रिशिएट करता है। फिर वो उन्हें बाहर ले जाता है और उन्हें सेटअप करना सिखाता है कि ऐसे स्नोफॉल में उन्हें कितना डेप्थ रखना है। ये ना तो ज्यादा अंदर होने चाहिए और ना ही ज्यादा बाहर। फिर वो दोनों रास्ते में जाता है, वहाँ गड्ढे करता है और लैंड माइन्स लगा देता है और थोड़े से स्नो से ढक देता है कि बाद में स्नोफॉल से ये और भी इनविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप था कि एनिमी के डिवाइसेस और टूल्स को काउंटर कैसे करना है। जैंगी सोचता है वो हैंड ग्रेनेड के पिंस को स्टील वायर से कनेक्ट कर देगा और जो भी वायर से टकराएगा उससे वो ट्रैप ट्रिगर हो जाएगा और चेन एक्सप्लोजन स्टार्ट हो जाएगा। ये नॉर्मल एनिमी को तो मार ही देगा। शेल्टर के पास आना बहुत मुश्किल होगा। भले ही कोई एक्सटीरियर ट्रैप्स को पार करते हुए आगे आ जाए, लेकिन तब भी एक डिफेंस कॉरिडोर है शेल्टर के अंदर और साथ ही मेरे पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिसमें मुझे पूरा भरोसा है। अंदर आने के बाद यांगमी बहुत एक्साइटेड थी और पूछती है दुश्मन कब आ रहे हैं। जैंगी कहता है अच्छा होगा अगर ट्रैप्स ऐसे ही रहे तो, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम चाहती हो कि हम पर कोई अटैक करे, पर मुझे लगता नहीं है कि दुश्मन जल्दी आने वाले हैं। अपोकलिप्स शुरू हुए काफी टाइम हो गया है। अगर कोई अपने घर में भी जिंदा है तो यही बहुत बड़ी बात होगी। बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही कोई दूसरे पर अटैक करेगा। अगर कोई अब तक सरवाइव कर रहा है तो वो नॉर्मल नहीं होगा। यांगमी बहुत कंफ्यूज थी और कहती है पता नहीं मैं क्या चाहती हूँ, कोई हमारे ट्रैप्स में फंस जाए या फिर हमारे करंट एनवायरनमेंट की सेफ्टी। तभी वो जैंगी को गेट पर वील्डिंग करते हुए देखती है जो डोर्स में बोल्ट्स इंस्टॉल कर रहा था। यांगमी बहुत क्यूरियस हो जाती है और पूछती है तुम क्या कर रहे हो, ये हैवी मेटल डोर्स तो काफी सिक्योर है ना। जैंगी फुंगा की वजह से और कॉशियस होना चाह रहा था। वो समझाता है विला के सभी फैसिलिटीज कंप्यूटर से कंट्रोल होते हैं। अगर कोई हमारे सिस्टम को हैक कर लेता है तो वो आसानी से इन डोर्स को भी खोल सकता है, इसीलिए वो ये बोल्ट्स लगा रहा है। काम पूरा होने के बाद जैंगी कहता है अगर कोई कॉरिडोर से यहाँ तक आ भी गया तो वो ये गेट जल्दी नहीं खोल पाएंगे। प्रिकॉशन लेना हमेशा सही रहता है। यांगमी उसके थिंकिंग से बहुत इम्प्रेस हो चुकी थी। जैंगी के साथ रहने पर वो ज्यादा जिंदा रह पाएगी। जैंगी अब अपने सेटअप से सेटिस्फाइड था, लेकिन उसे अब भी साइबर सिक्योरिटी का टेंशन था। जैंगी कहता है अगर हमारे साथ कोई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी होता तो हम पूरी तरह से सेफ हो जाते हैं। ये सुनकर यांगमी कहती है यांग शिनशिन इस फील्ड में बहुत एक्सपर्ट है। तभी ज़ो कहती है क्या यांग शिनशिन अब भी जिंदा है। यांग शिनशिन बहुत कमजोर थी, उसके पैर पोलियो की वजह से पैरालाइज्ड हो गए थे, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था और कंप्यूटर लैंग्वेजेस में वो एक्सपर्ट है। 16 साल की उम्र में ही उसे इंटरनेशनल कंप्यूटर अवार्ड मिला था। उसे टॉप हैकर भी माना जाता था। जैंगी ये सब सुनता है और कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम उसे ढूंढ सकती हो तो यहाँ सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। तभी यांगमी बताती है मैंने उसके साथ बहुत पहले कांटेक्ट करना बंद कर दिया था, स्नो डिजास्टर के बाद तो और नहीं। फिर जैंगी मजाक उड़ाते हुए कहता है शायद वो तुमसे बात ही नहीं करना चाहती थी, तुम सुंदर होने के अलावा कुछ और ऑफर नहीं कर पाती हो और जीनियस को ऐसा पसंद नहीं है। यांगमी उसे हल्के से पंच मारती है और कहती है तुम बहुत गंदी हो जाएंगी। फिर जैंगी सोचता है अगर ये शिनशिन अब भी जिंदा हुई तो ये मेरे हारम ग्रुप को ज्वाइन कर सकती है और इन दोनों बहनों को देखकर लगता है उसकी ये बहन भी सुंदर ही होगी। अब मुझे बस थोड़ा सा वेट करना होगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। अगले पार्ट वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अगली सुबह जंगी